Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I have answered the short and very short questions related to subject Work Education गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता, which will be helpful for your exam preparation. My main purpose to help all of you in your exam preparation. So friends, let's start. वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम कम्युनिटी एंगेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्क. कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए. कार्य क्या है? वर्क इज सच एन एक्टिविटी इन विच मैनुअल लेबर इज इन्वॉल्व्ड. फिजिकल लेबर डन इन द केस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ और फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड वर्क. कार्य ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है. स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है. दूसरे शब्दों में कार्य का तात्पर्य शारीरिक श्रम से जुड़ी उन गतिविधियों से है जो स्वयं और समाज सबका भलाई का काम करती है और सबके प्रति दायित्व का निर्वहन करती है. सामान्यतः कार्य दो प्रकार से किया जाता है, मानसिक कार्य एंड शारीरिक कार्य, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क. बोथ टाइप ऑफ वर्क आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. दोनों ही कार्य जीवन का अभिन्न अंग है. मानसिक कार्य और शारीरिक कार्य ये दोनों ही जीवन कार्य का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं की पूर्ति और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्य जरूरी है. अगर हम अपने घर का खर्च चलाने के लिए कोई नौकरी करते हैं तो यह एक प्रकार का शारीरिक कार्य है. अगर हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें आगे चल करके नौकरी मिले तो यह हमारा मानसिक कार्य है. तो यह सभी तरह का कार्य होता है. मोस्टली यह कार्य दो ही तरह का हो. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य क्या है? एक गतिविधि है जो शारीरिक श्रम लगाता है. इससे खुद की तो भलाई होती ही होती है, साथ में समाज, सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड सबके लिए यह उत्तरदायित्व रखता है. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड लेबर. कार्य तथा श्रम का महत्व बताइए. अभी तो आपने कार्य की डेफिनेशन समझा कि कार्य क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है. जाहिर सी बात है कि मानव जीवन के लिए शारीरिक श्रम तथा कार्य बहुत ही महत्व है, क्योंकि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा सामाजिक या व्यवसायिक, हर पहलू पर शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं की जा सकती. कुछ के लिए शारीरिक श्रम आजीविका का साधन होता है, तो कुछ के लिए शारीरिक श्रम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम होता है. सो वी कैन से फिजिकल लेबर एंड वर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, बिकॉज every aspect of a person's family life or social and professional is not outside the scope of physical labor. For some, physical labor is a mean of livelihood, and for some, physical labor is a mean of physical and mental health. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्क एंड लेबर के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है. मानव जीवन उदासीन हो जाएगा. जब हम कार्य और श्रम करते हैं तो तरह तरह की खुशियां. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन. कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो अभी आपने कार्य पढ़ा और उसके बाद कार्य की महत्ता क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. नाउ हियर वर्क एजुकेशन क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर हम कार्य को शिक्षा से जोड़ दें तो हो जाती है कार्य शिक्षा. क्योंकि बिना शिक्षा लिए हुए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो जिस गोल को कर रहे हैं उसको हम अच्छे से एक उद्देश्यपूर्ण से हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. बिना शिक्षा किया हुआ काम एक अर्थविहीन भी हो सकता है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्य हो उद्देश्यपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो, तो इसमें शिक्षा का समायोजन होना जरूरी है कार्य के साथ. सो इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हियर इज पॉइंट इज, शारीरिक श्रम को शिक्षा से जोड़ना ही कार्य शिक्षा कहलाती है. कार्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम युक्त गतिविधि है जो विद्यालय पाठ्याचार्य के सभी सोपानों में सुनियोजित सुगठित रूप से समायोजित होता है और उत्पाद अथवा सामाजिक सेवा के रूप में परिलक्षित होता है. वर्क एजुकेशन इज पर्पसफुल, मीनिंगफुल,
physical labor activity that is systematically adjusted in all phases of the school curriculum and is reflected in the form of product or a social services. Linking physical labor and education is called work education. In other way, work education is the education which emphasizes on incorporating knowledge, understanding, practical skill and value-like activities into physical activities. कार्य शिक्षा वह शिक्षा है जो ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्यपरक जीवन क्रियाओं को भौतिक गतिविधियों में शामिल करने पर जोर देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य तो हमें करना ही है, लेकिन कार्य को अगर हम शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं तो वह कार्य हमारा अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ वर्क एजुकेशन। कोई दो कार्य शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और पेडागोजिकल वैल्यू बताइए। सिंपल सी बात है कि कार्य शिक्षा करने से क्या क्या इसका पेडागोजिकल वैल्यू है। तो अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक और संवेदनशील होना। सेकेंड, मानव जाति और पर्यावरण के अंतर संबंध के प्रति समझ विकसित करना। और थर्ड, स्कूल व समुदाय में जुड़ाव भी होना चाहिए। एंगेजमेंट इन स्कूल एंड कम्युनिटी टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप between mankind and the environment. Now question number 5, what is the principal and important factor of work education? A. Right to purpose, objective importance of work education. कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक बताइए या कार्य शिक्षा के दो प्रयोजन, उद्देश्य, महत्व लिखिए। वर्क एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एजुकेशन क्या है, कार्य शिक्षा के सिद्धांत क्या है। कार्य शिक्षा में महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक वैल्यू, सामुदायिक सहभागिता, शिक्षक तथा शैक्षणिक वैल्यू। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वर्क एजुकेशन आर इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल एंगेजमेंट, टीचर एंड पेडागोजिकल वैल्यू। हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करना कि जो हम सोच रहे हैं वो हम करें या जो कर रहे हैं वो माइंड के पास इंस्ट्रक्शन जाए। करके सीखने पर आधारित है हमारा वर्क एजुकेशन। मीन्स बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने के आधारित मीन्स होता है कि केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, केवल पढ़ी हुई बातें नहीं, हमें उस चीज को करना भी है और करके हमें उसे सीखना है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। बाय इंक्लूडिंग सोशल यूजफुल मैनुअल लेबर इनटू एजुकेशनल एक्टिविटी। शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम को सम्मिलित करके सीखने का सिद्धांत है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6, प्रसन्नता के साथ कार्य क्यों आवश्यक है? वाई इज वर्क विथ हैप्पीनेस नेसेसरी? सिंपल सी बात है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, तो उस कार्य का जो असली गोल है, उसका लक्ष्य है, हमें कंप्लीटली प्राप्त होता है। अगर हम कोई भी काम प्रसन्नता के साथ नहीं करते हैं, हैप्पीनेस के साथ नहीं करते हैं, तो उस काम का जो मेन टारगेट है वो हमें अचीव नहीं होता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो जिस काम में हमें रुचि लगे, खुशी मिले, वही काम करना चाहिए और ये जरूरी भी है। क्योंकि अगर आप बेरुचि से काम करेंगे, उसमें खुशियां नहीं रखेंगे, तो कार्य ठीक से नहीं होगा, या आप उस काम को थोड़ा करें और बाद में उसे छोड़ देंगे तो उस कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जो उसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज है, उसको आधी अधूरी रास्ते में ही छोड़ देंगे। और अगर कोई काम प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? अनुभवजन्य अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस. Experimental learning is an
प्रैक्टिकल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम करके सीखने की प्रक्रिया है। मीन्स आप जो कर रहे हो उस करने से आप सीखिए। अनुभवात्मक अधिगम एक प्रयोग के द्वारा करके आप उस चीज को सीखिए, उसके बारे में डेप्थ नॉलेज लीजिए। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द कोल्ब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल। कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम मॉडल की व्याख्या करें। कोल्ब के अनुभवात्मक मॉडल क्या था उसके बारे में पूछ रहा है। Kolb experimental learning theory (ELT) is a learning theory developed by David A. Kolb, who published his model in 1984. Kolb's theory of experimental learning includes learning as a whole process. All stages can be included throughout the experience. कोल्ब का अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत डेविड ए कोल्ब द्वारा विकसित एक शिक्षण सिद्धांत है, जिन्होंने 1984 में अपना मॉडल प्रकाशित किया था। कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत में एक पूरी प्रक्रिया के रूप में सीखना शामिल है। सभी चरणों को पूरे अनुभव में शामिल किया जा सकता है। मीन्स जो भी आप कर रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करिए और उससे आप सीखिए। मीन्स एज अ होल प्रोसेस, और सभी चरणों से कुछ न कुछ आप अनुभव करिए। कोल्ब के अनुसार अधिगम शैलियां इस तरह से हैं। महसूस करना और देखना। महसूस करिए और देखिए, इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। देखना और सोचना, करना और सोचना, करना और महसूस करना, ये जो शैलियां हैं इसके द्वारा आप किसी भी प्रक्रिया को सीख सकते हैं, उसका अधिगम कर सकते हैं। फीलिंग and watching and thinking, doing and thinking, and doing and feeling. Now question number 9, what is गांधीजी नई तालीम? प्रिंसिपल ऑफ गांधीजी नई तालीम। गांधी की नई तालीम क्या है? गांधी की नई तालीम के सिद्धांत क्या हैं? आंसर, The principal idea of Gandhiji Nai Talim is to impart the whole education of the body, mind, soul through the handicraft that is taught to the children. गांधी जी की नई तालीम की मुख्य थॉट यही था कि बच्चों को हस्तशिल्प क्राफ्ट के माध्यम से सिखाया जाए, जो शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हेल्पफुल हो। एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों के अंदर अच्छे और बुरे में भेद करना बता सके, एक को आत्मसात करना और दूसरे को छोड़ना नहीं सिखाती है नई तालीम। गांधी जी ने केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं माना। उन्होंने कहा कि साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और न ही शुरुआत है। यह केवल एक साधन है जिससे पुरुष और महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी डिड नॉट कंसीडर ओनली लिटरेसी एज अ एजुकेशन। He said, literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the meaning whereby men and women can be educated. गांधी जी की नई तालीम एक्सपीरियंस लर्निंग पर भी जोर देती है, प्रयोगात्मक अधिगम पर भी जोर देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन वर्क एंड लाइवलीहुड। कार्य और आजीविका की व्याख्या करें। आंसर, There is a close relationship between work and livelihood. Before understanding this relationship, it is necessary to define livelihood. Living is the work done for earning a living. कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। आजीविका जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य है। धन की अपेक्षा में दूसरों के लिए किए जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। इस श्रम का जहां एक ओर आर्थिक मूल्य है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक मूल्य भी है। लेबर डन फॉर अदर टू मेक मनी इज रिलेटेड टू लाइवलीहुड वेयर देयर इज अनदर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हिज लेबर। ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो सोशल वैल्यू। सो कार्य और आजीविका का आपस में काफी घनिष्ठ संबंध होता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे, आजीविका के लिए साधन आप जुटा नहीं सकते, आप पैसे नहीं बना सकते हैं। धन कमाना चाहते हैं तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब NCFTE 2010 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। NCFTE
2010 और इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें। स्टूडेंट हियर मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं और अगर इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये की पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा और अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर दीजिएंगे, तो यह एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आंसर बन जाएगा। आपको मार्किंग भी अच्छी मिलेगी क्योंकि मोस्टली लोगों की नज़र जो होती है की पॉइंट्स पे ही जाती है। सो यहाँ पे देखिए NCFT 2010 स्टैंड फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCEFT 2010 का मतलब शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। NCEFT 2010 present a curriculum draft which addresses the need of competent teachers at primary and secondary level in the country as India has a vast network of teachers education institutions. NCEFT 2010 एक पाठ्यक्रम मसौदा प्रस्तुत करता है जो देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सक्षम शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि भारत में शिक्षा संस्थान का एक विशाल नेटवर्क है। NCEFT विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानकों और मानदंडों, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम और घटकों और अवधि और विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्र निर्धारित करता है। NCEFT lay down the standards and norms of various teachers education course, minimum qualification for teachers educators, syllabus and components and duration and minimum eligibility for admission of student teachers to various courses। जैसे कि नाम से है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इससे ये मतलब होता है कि शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, स्टूडेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या है, अवधि क्या है, सभी मापदंडों और मानकों का यह मूल्यांकन करती है और उसका निर्धारण भी करती है। नाउ हियर NCEFT का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ NCEFT, शिक्षक शिक्षा का संदर्भ, सरोकार और दृष्टिकोण क्या है, उस पर यह निर्धारण अपना दृष्टिकोण रखता है। प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यचर्या क्षेत्र क्या है, वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की पुनः डिजाइन की गई नमूना योजनाएं, विकासशील शिक्षा का मूल्यांकन क्या होना चाहिए, सेवाकालीन शिक्षा और सतत व्यावसायिक विकास क्या है, शिक्षा शिक्षकों को तैयार करना, ट्रेनिंग देना, उनके लिए प्रशिक्षण भी देता है ये। नाउ हियर एक्सप्लेन वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच। वाइगोस्की की सामाजिक निर्माण दृष्टिकोण क्या थी? वाइगोस्की थ्योरी स्टेट्स दैट नॉलेज इज ए को कंस्ट्रक्टिव एंड दैट इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम वन अनदर। वाइगोस्की की सिद्धांत कहता है कि ज्ञान सह निर्मित है और व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है। यह वाइगोस्की का सिद्धांत था। इसे सामाजिक रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि वाइगोस्की की राय में शिक्षार्थी को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। सामाजिक रचनावाद से पता चलता है कि सफल शिक्षण और सीखना पारस्परिक संपर्क और चर्चा पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें छात्र की चर्चा की समझ पर प्राथमिक ध्यान दिया जाता है। It's called a social constructivism theory because in Vygotsky's opinion, the learner must be engaged in the learning process. Social constructivism suggests that successful teaching and learning is heavily dependent on interpersonal interaction and decision and discussion, with the primary focus on the student understanding of the discussion. Now question number 13, नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखिए। आंसर है जॉन डेवी का शिक्षण प्रतिमान, जॉन डेवीज टीचिंग मॉडल। हियर क्वेश्चन नंबर 14,
राइट फुल फॉर्म ऑफ SUPW, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्कूल विदाउट वॉल? स्कूल विदाउट वॉल, दीवार रहित विद्यालय भारत के किस स्टेट में है? आंसर है कर्नाटका। सो हियर क्वेश्चन नंबर 17, कल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट एम ऑफ नई तालीम, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसे बताना है आपको। नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास नहीं है, ये आंसर असत्य है, फॉल्स है। ये प्रश्न जो है पिछली साल 2020 में आया था और हो सके तो इस प्रश्न पत्र में भी, क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको मैंने अभी बताया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 6 रेगुलेशन वेयर पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई तालीम, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसमें सबको बताना है। दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। 4 रेगुलेशंस पास किए गए थे। गांधी जी द्वारा नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, नहीं, असत्य है। 4 संकल्प प्रस्तुत किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल, ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है ट्रू। सृजनात्मक संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, यस, सत्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू नई तालीम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, मदर टंग होना चाहिए। 21 क्वेश्चन, डायलॉजिक मेथड इज एम्फेसाइज्ड बाय पाउलो फ्रेयर, संवादात्मक विधि पर पाउलो फ्रेयर द्वारा बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक ऑफ फिलॉसफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी के दर्शन का आधार है भारतीय दर्शन, इंडियन आइडियोलॉजिज्म। सो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की हूँ ताकि आपको इस एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।